नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक आपको मदद करेंगे। जी चंद्रशेखर हैं, कमोडिटी गुरु हैं, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट जो हमारे साथ मौजूद है। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है, बीकानेर से। नवनीत दमानी है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। दीपेन शाह हैं, stvan.com से। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए, सबसे पहले बात आज करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। यहाँ पर शुरुआती सुस्ती के बाद अब हल्की खरीदारी दिख रही है। चंद्रशेखर जी, क्या लग रहा है आपको सर? गोल्ड और सिल्वर जो तेजी दिख रही है, क्या ये तेजी और आगे बढ़ने वाली है या टिकाऊ दिख रही है? गोल्ड में मैं कोई बड़ा करेक्शन देख नहीं रहा हूं। जो भी भाव है वो ये दायरे में ही चलेगा, एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन, क्योंकि मई महीने में एक फेड का मीटिंग है जहां भी सबका इंतजार है कि कम से कम 25 बेसिस पॉइंट में ब्याज दर बढ़ेगा। तो इसके वजह से गोल्ड दायरे में रहेगा। यूएस में हम ये भी देखेंगे, लेबर मार्केट काफी रोबस्ट डेटा आ रहा है। और हमारा देश में हम देखेंगे, चीन में और भारत में भाव जैसे ही 60,000 छू लिया है, देयर इज कोई शक ही नहीं इसमें कि डिमांड डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और सरकार के जो इंपोर्ट के आंकड़े भी बता रहे हैं कि डिमांड डिस्ट्रक्शन है। तो कोई बड़ा उछाल इतना जल्दी गोल्ड में आने का संभावना नहीं है। मगर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर हम देखेंगे यूएस फेड मई महीना का बाद क्या करेगा। विल देयर बी अ पॉज, और डॉलर का क्या रुख रहेगा। तो वो आधार पर शायद गोल्ड को आज का जो लेवल है उससे जरा अपसाइड मुझे दिख रहा है। मगर एक कहना काफी मुश्किल है, बिकॉज गोल्ड मार्केट इज सो डायनेमिक और ये सिचुएशन इतना कॉम्प्लेक्स है कि आई थिंक कोई लॉन्ग टर्म फोरकास्ट या ईयर एंड फोरकास्ट देना उचित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। मगर इन द शॉर्ट टर्म कोई बड़ा अपसाइड भी नहीं है, बड़ा करेक्शन भी नहीं आएगा। मगर सिल्वर में मेरा ओपिनियन जरा अलग है। सिल्वर मार्केट इज इन डेफिसिट और सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहा है। इसके वजह से सिल्वर में मैं अपसाइड पोटेंशियल देख रहा हूँ। यानी सिल्वर में अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा दिख रही है, और लेकिन गोल्ड को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ से करेक्शन की भी संभावना नहीं है। हल्की फुल्की गिरावट आएगी, लेकिन उस तरह की गिरावट भी नहीं दिख रही है। हमारे साथ एक दर्शक है, निधि हैं मुंबई से। गोल्ड इन्होंने शॉर्ट किया है 60,275 रुपए में। नवनीत जी, क्या सलाह देंगे इनको? क्या शॉर्ट पोजीशन में बने रहना चाहिए इनके? हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, 60,500 के आसपास भाव है, 60,275 में इन्होंने शॉर्ट किया है, क्या करें? विश्वनाथ जी, मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा सा दबाव बना हुआ रह सकता है और थोड़ा सा स्ट्रगल देखने मिल रहा है 2020 डॉलर के आसपास। तो जब तक कन्विंसिंगली $2040 फिर से नहीं निकल जाता है, मुझे लगता है एक बार फिर से करेक्टिव मोड में $1970 की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। बहुत मेजर करेक्शन तो नहीं कहूंगा, बट हल्का खासा फुल बैक आया अगर 60,750 के आसपास, तो आप सेल कर सकते हैं। 61,000 के ऊपर आप स्टॉप लगाइए एंड 60,200 से 250 तक के स्तर आपको देखने जरूर मिल सकते हैं। दीपेन जी, महावीर है बंगलुरु से। कॉमेक्स गोल्ड $1980 तक आएगा क्या नियर टर्म में? क्या लग रहा है दीपेन जी आपको? ये $30 से $40 का करेक्शन दिख रहा है क्या कॉमेक्स गोल्ड में यहाँ से? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हम मार्क कर रहे हैं कि कॉमेक्स गोल्ड अपनी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है और वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब तक नया ऑल टाइम हाई नहीं निकालेगा तब तक वो कंसोलिडेशन फेज में है। और अगर ये ऑल टाइम हाई के आसपास के रेजिस्टेंस पे अगर कंसोलिडेशन होता है तो टेक्निकली प्रोबेबिलिटी ये है कि ऑल टाइम हाई डेफिनेटली निकलेगा और ऊंचे लेवल्स देखने मिलेंगे। तो आपको ये जो चैनल है या जो रेंज अभी है $50 की डेफिनेटली देखने मिलेगी। 2020 से 1970, 60, 70 तक प्राइसेस आते रहेंगे, लेकिन वो लेवल्स आपके खरीदारी करने के होंगे, ना कि इन लेवल्स पे शॉर्ट सेल करके नीचे प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो हमारी सलाह यही होगी कि दोनों साइड ट्रेड ना करें। ट्रेंड अप है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार करें, और जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे खरीदारी करने की कोशिश। अगले दर्शक चांदी पर हैं, वो नीता नाम है इनका। इस महीने चांदी क्या 71,500 रुपए तक फिसल कर आएगी क्या? भूपेश जी, क्या लग रहा है आपको?
नमस्कार सर। चांदी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो मुझे नहीं लगता कि चांदी अभी 71,000 दिखती है, क्योंकि चांदी नीचे से नीचे अगर बात करें तो 74,000 और उसके नीचे 73,500 के नीचे अभी मेरे को मंदी नहीं दिखती, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट नहीं हुआ और बिना कंसोलिडेशन के इतना तेजी का बाजार इतनी आसानी से नहीं टूटता है। अक्सर मैंने देखा नहीं है, 10 आउट ऑफ 9 टाइम इस तरीके से के बाजार टूटते नहीं है। मार्केट अभी अपसाइड में ही रहेगा। जो जो रेंज रहेगी इसकी वो 74,000 से लेके 77,000 और अपसाइड में 78,500 तक भी जा सकता है। ओके, अगला सवाल भी चांदी पर ही है। पंकज ठाकुर हैं झांसी से। चांदी में गिरावट कब तक आएगी? चंद्रशेखर सर, आपने ये तो बताया कि चांदी में गिरावट नहीं दिख रही है, ज्यादा तेजी के पोटेंशियल है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं नीचे के भाव में खरीदारी के लिए, क्या उनको मौका मिल सकता है? कहां तक नीचे का लेवल दिख सकता है चांदी में? सच बताऊं, मेरा मन में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा करेक्शन आने का संभावना नहीं है। आधा डॉलर शायद $1 तक गिर सकता है, मगर जब भी मंदी का माहौल आता है, जो अभी तो नहीं आएगा, कम से कम 4, 5, 6 महीने तो लग जाएंगे मंदी का माहौल आने में, तो तब शायद एक या $1.5 का करेक्शन आ सकता है चांदी में। मगर तब तक आज का लेवल से चांदी $1-1.5 बढ़ ही जाएगा। सो फिर एक करेक्शन दे कम बैक टू दी करंट लेवल। तो कोई बड़ा आज का लेवल से बड़ा करेक्शन में मुश्किल लगता है मुझे। ओके, अगले दर्शक है विशाल हैं सूरत से। कॉपर इन्होंने 780 रुपए में शॉर्ट कर रखा है। नवनीत जी क्या सलाह देंगे, इनको क्या करना चाहिए? हालांकि आज गिरावट भी है मेटल में, और जो नंबर्स आने थे चाइना के जीडीपी के, उस लिहाज से उन्होंने शॉर्ट किया है। क्या लग रहा है, उस उम्मीद में क्या इनको बने रहना चाहिए शॉर्ट पोजीशन में कॉपर में? हमने लास्ट कुछ दिनों में कॉपर में एक अच्छा मोमेंटम देखा, और अगर इंटरनेशनल टर्म्स में बात करूं तो 8,600 8,700 से लेके 9,200 तक के स्तर एलएमई पे हमने आते हुए देखे। एलएमई पे 9,200 का लेवल ब्रीच करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। लास्ट 2-3 महीने में एक स्ट्रगल रहा है इसके ऊपर सस्टेन होना। मुझे लगता है कि आज के सत्र में थोड़ा सा दबाव जो देखने मिल रहा है वो पॉजिटिविटी फैक्टर इन कर लिया है, और $9,000 के आसपास, या अगर डोमेस्टिक में 780 के आसपास मिले तो फिर से बाय करने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। 777 का आप स्टॉप लगाइए एंड 785 788 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, पवन है हिसार से। ग्वार और धनिया क्या करना चाहिए? धनिया में तो आज भी जबरदस्त गिरावट है। क्या करना चाहिए भूपेश जी ग्वार और धनिया में इनको? जी, सबसे पहले धनिया की बात करेंगे। जैसे कि अब पिछले कई हफ्तों से हम आपके चैनल पर लगातार बता रहे हैं कि धनिया का ट्रेंड काफी ज्यादा नेगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर भी काफी खराब है। परंतु अभी धनिया की बात करें तो 6,350 के भाव ट्रेड हो रहे हैं, जो कि काफी नीचे के भाव है। मार्केट काफी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, इसलिए धनिया में अभी बिकवाली से बचना चाहिए। परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि धनिया के ट्रेंड अभी भी काफी नेगेटिव बना हुआ है। कोई भी पुल बैक जरूर आ सकता है 100 से 200 पॉइंट का, अन्यथा इसका ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बरकरार रहेगा। दूसरी तरफ ग्वार की बात करें तो ग्वार में भी अभी जो नेगेटिविटी है वो जारी रहेगी। 5670 के नीचे जब तक मई का वायदा ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें नेगेटिविटी जारी रहेगी, और नीचे में 5550 और 5450 के भाव दोबारा देखने को मिल सकते हैं। जीरे में क्या करना चाहिए दीपेन जी, आप क्या सलाह देंगे? जीरे में आज जबरदस्त बिकवाली है ऊपरी स्तरों पर। अब रिकॉर्ड स्तरों से देखिए करीब 2-2.5 हजार रुपए की गिरावट आ चुकी है। क्या ये सिर्फ करेक्शन है, या जो जिस तरह की बाइंग थी और एक स्पेकुलेटिव बाइंग भी हो रही थी लगातार जीरे में, उस वजह से ये मुनाफा वसूली है? पहले तो दो चीजें मैं क्लियर कर दूं। आज शायद एनसीडीएक्स ने मार्जिन बढ़ाया है, इसीलिए आपको देखने मिल रही है कि प्रॉफिट बुकिंग आई है। बिकॉज अगर प्रॉफिट हो रहा है और मार्जिन बढ़ के आ रहा है तो ऑब्वियस है कि आपको ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हुए दिखेंगे। और स्पेकुलेटिव बाइंग की जब तक हम बात करेंगे तब तक ये देखा गया है कि जीरे के पिछले हफ्ते जब भी सर्किट के प्राइस थे तभी 39,700 पे प्राइसेस अटक गए थे एनसीडीएक्स पे। लेकिन फिजिकल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस 40,500 40,700 तक भी पहुंच चुके थे। तो मेरा मानना ये है कि स्पेकुलेटिव बाइंग कम होके फिजिकल मार्केट में भी काफी डिमांड है, और काफी होपफुलनेस थी कि 42,000 के प्राइसेस आ जाएंगे, जो कि पिछले हफ्ते आ चुके हैं। तो इसीलिए
लिए हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और आई भी है। हमारा मानना है कि 42,000 के टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी जो भी बाउंसेस आएंगे उसमें आपको खरीदारी से बचना चाहिए और यहाँ से थोड़ा मीनिंगफुल करेक्शन में 37-38,000 के लेवल्स भी आ सकते हैं। और रिटेल ट्रेडर्स को तो हम काफी समय से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, बिकॉज जितने ज्यादा प्राइसेस हो गए उतनी वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है और प्राइसेस के गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के आशंका ज्यादा हो रही है। तो रिटेल ट्रेडर्स तो जीरे के ट्रेडिंग से अभी दूर रहने की सलाह। ओके, नहीं, रिटेल ट्रेडर इस जीरे की जो तेज उतार चढ़ाव से बचे, ये सलाह दीपेन जी की तरफ से। अगले दर्शक है रौनक अग्रवाल है हरदा से, गेहूं प्राइस का 2 महीने का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है गेहूं प्राइस को लेकर अगले 2 महीने के लिए? मैं समझता हूँ गेहूं में कोई बड़ा दबाव आने का संभावना नहीं है और दायरे में ही रहेगा, क्योंकि अभी हार्वेस्ट सीजन शुरू हो चुका है, आवक शुरू हो चुका है। ये तो हम जानते हैं कि जो उत्पादन का अनुमान सरकार ने दिया है उससे काफी कम ही उत्पादन होगा, शायद 70-80 लाख टन का 70-80 लाख टन की कमी आएगी उत्पादन में। मगर तो मैं कोई बड़ा राहत गेहूं का भाव में नहीं देख रहा हूं। अगर हम सीजनली देखेंगे, अगस्त महीने का बाद ही हर साल गेहूं के जो भाव है बढ़ने लगते हैं, तो इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स इट विल बी रेंज बाउंड। व्यू है गेहूं प्राइस को लेकर। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ एसके बंसल है ग्वालियर से। एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए? एल्युमिनियम में भूपेश जी क्या करना चाहिए इनको? जी सर, एल्युमिनियम का मार्केट काफी दिनों से एक रेंज बाउंड मोड में था। उस रेंज बाउंड मोड को अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया है, जिसमें रेंज बाउंड उसका जो जोन था 212 से लेके 200 रुपए तक का था। अभी मार्केट 208 रुपए 50 पैसे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर बाजार में कॉन्ट्रेरियन बाय अपन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 206 रुपए का रहेगा। अप साइड में 211 और 212 रुपए के टारगेट संभावित रहेंगे। समीर है बुलंदशहर से, क्रूड और नेचुरल गैस में ऑप्शन की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। नवनीत जी आपके फॉलोअर है, आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं। विश्वनाथ जी, मुझे लगता है कि क्रूड प्राइसेस आज सुबह से काफी सुस्त कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, 30 से 40 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। आज ही क्रूड ऑयल फ्यूचर्स की ऑप्शंस की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कि 6700 का कॉल पुट दोनों में राइटिंग की जा सकती है। करीब करीब 77-78 रुपए के आसपास का प्रीमियम रिसीव हो रहा है और लगता है कि अगर मार्केट यही साइडवेज कंसोलिडेशन रहा तो प्रीमियम डीके अच्छा मिल सकता है आपको। यानी कॉल और पुट दोनों राइटिंग की सलाह है। ओटीएम आप राइटिंग की देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से साइडवेज मार्केट चल रहा है तो हो सकता है कि प्रीमियम डीके का आपको फायदा मिले। तो राइटिंग में एक पार्शियल हेजिंग के साथ आप यहां पर राइटिंग कर सकते हैं, कॉल और पुट दोनों में। अगले दर्शक हमारे साथ नाम पुरोहित है, पूरा नाम इन्होंने भेजा नहीं है। ग्वार सीड में तेजी कब आएगी, इनका सवाल है। दीपेन जी, क्या लग रहा है आपको, ग्वार सीड में कब तक तेजी दिख रही है आपको? देखिए, प्राइसेस अभी थोड़े कंसोलिडेशन है और थोड़े नेगेटिव बहस में, तो थोड़ा समय दीजिए। हमने पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी कि मसालों में तेजी का माहौल था, लेकिन मोमेंटम बिल्डअप होने के लिए थोड़ा समय लेगा गुआर गमर गुआर सीड। लेकिन जो हिसाब से लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं प्राइसेस में, तो वो सभी स्ट्रक्चर इंडिकेट यही कर रहे हैं कि काफी अच्छी तेजी आएगी और काफी सस्टेनेबल तेजी भी आ सकती है। लेकिन मोमेंटम का अभी अभाव है, तो थोड़ा समय दीजिए। हमारा मानना ऐसा है कि 3 से 4 महीने, मतलब दिवाली के समय जब भी बाकी एग्री मार्केट्स में तेजी होगी, तभी शायद उसका रब ऑफ इफेक्ट आपको गुआर गम और गुआर सीड में भी देखने मिल सकता है। अब कॉटन की बात कर लेते हैं। हालांकि कॉटन काफी समय से एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से जो किसान होल्ड कर रहे थे माल को, उनकी भी आवक अब धीरे धीरे बढ़ रही है। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है कॉटन को लेकर? क्या यहाँ पर तेजी की संभावना दिख रही है आपको? और उत्पादन को लेकर क्या नया कुछ अनुमान है अब आपका? मैं कोई बड़ा तेजी कॉटन में देख नहीं रहा हूँ। जो माल किसान ने पकड़ के रखा था, अभी धीरे धीरे मार्केट में आ रहा है। मगर आप विश्व मार्केट, ग्लोबल मार्केट में माहौल देखेंगे तो कहीं बड़े बड़े जो ब्रांडेड प्लेयर्स है, उनका पास काफी इन्वेंट्री पड़ा है, यूरोप हो या अमेरिका हो। तो एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ नहीं रहा है और बढ़ने का संभावना भी नहीं है आगे जाकर के 3 या 4-6 महीने में। तो मैं नहीं मानता हूं कि कॉटन के लिए बड़ा अपसाइड है। मगर ये जो एल नीनो का खतरा है वो भी मंडरा रहा है
उसके वजह से कॉटन को जरा सपोर्ट मिलेगा भाव में। अदरवाइज इफ देर इज नो एल नीनो में करेक्शन आना चाहिए कॉटन। ओके, अगले दर्शक हैं नवनीत हैं जीरापुर से। सोना, चांदी और क्रूड तीनों पर राय चाहिए। नवनीत जी आपसे ही पूछ रहे हैं, आपका नाम लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि नवनीत जी से पूछें। और एक सवाल इनका चांदी पर यह भी था, क्या 92,000 तक भी चांदी जा सकती है? क्या सलाह है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड पर नवनीत जी? पहले मैं चांदी का सवाल आंसर करना चाहूंगा। हमने देखा है आपके शो के माध्यम से भी काफी बार इनिशिएट किया कि 82 से 85,000 एक बहुत ही रीजनेबल अचीवेबल टारगेट लगता है हमें चांदी में, जो कि प्रॉब्ली बाय एंड ऑफ 2023 आपको देखने मिल सकता है। तो वहां पे चांदी में हर मेजर करेक्शन पे बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स यही बिलीव करते हैं। चंद्रशेखर सर ने भी बार बार यही इनिशिएट किया है कि चांदी में गोल्ड से आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। तो अभी भी फिलहाल वही रुके, बट अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम बात करें तो हमने देखा कि नॉन स्टॉप करीब करीब 18,000 रुपए की चांदी में तेजी आई है। तो एक करेक्शन तो वाजिब है, और जो कि थोड़ा हद तक सेट इन होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो कितना गहरा रहेगा विष्णु जी कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो 72,000 आएगा, 70,000 आएगा, कि यही करीब 800,000 रुपए की करेक्शन के बाद घूम जाएगा। अब मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बार 75,500 और 75,000 तक के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। तो एक बार शॉर्ट करने की स्ट्रेटेजी रहेगी, एक 2-4 दिन की स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी उसके बाद में। रहा सवाल गोल्ड का, तो मुझे लगता है कि आज के सत्र में गोल्ड में थोड़ा सा नरमी का रुख चल रहा है, और ये फॉलो ऑन सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकता है, जो कि 60,000 60,250 तक भी गोल्ड को ला सकता है। तो वहां पर भी सेलिंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। अगले दर्शक अमित है दिल्ली से। शाम के सत्र के लिए क्रूड में क्या करना चाहिए? भूपेश जी, क्रूड में कोई रणनीति है क्या आपके पास शाम के सत्र के लिए? जी सर जी, क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए। अभी करंट दाम पर क्रूड को बेचना चाहिए। 6,337 का दाम है, और इसमें 6,777 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। नीचे में 6,690 और 6,666 के टारगेट रहेंगे, 66। चंद्रशेखर सर, क्रूड को लेकर आपका आउटलुक क्या है? आप क्या सलाह देंगे क्रूड में? क्रूड शॉर्ट टर्म में जब हम देखेंगे इस क्वार्टर में, अप्रैल मई जून, मैं मानता हूं क्रूड जरा सा दबाव में रहेगा, क्योंकि इस क्वार्टर में विश्व बाजार में क्रूड इज रीजनेबली वेल सप्लाइड। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि एक्सेस सप्लाई है, बट कोई बड़ा शॉर्टेज मुझे दिख नहीं रहा है। मगर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, अभी मैं पढ़ रहा था ओपेक रिपोर्ट और IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट, जिनका मंथली रिपोर्ट में काफी साफ कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जरूर कम से कम 15 लाख बैरल प्रतिदिन का डेफिसिट रहेगा क्रूड ऑयल मार्केट। तो सेकेंड हाफ में आजकल जो भाव चल रहा है $84-85 ब्रेंट, वो जरूर $90-95 होने का संभावना है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर काफी बुलिश हमें रहना चाहिए ऑन क्रूड ऑयल। अगला जो सवाल है चांदी पर है। हर्ष प्रजापति है झांसी से। चांदी की तेजी में ये फंस गए हैं। चांदी इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 70,000 रुपए पर। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या जुलाई तक ये इनका भाव आ सकता है? क्या जुलाई तक ये होल्ड कर सकते हैं? दीपेन जी, क्या सलाह देंगे इनको? दीपेन जी का ऑडियो ड्रॉप हो गया है। नवनीत जी, अगर आपसे ये सवाल हो, आपको लग रहा है जुलाई तक 70,000 का नीचे का लेवल चांदी में दिख सकता है क्या? मुझे लगता है कि चांदी में करेक्शन डेफिनेटली शुरू होगा, और 70 आएगा, 72 आएगा, कि 75 से घूम जाएगा, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है चांदी में। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि 1,500 पॉइंट का एक फॉल देखने मिल सकता है। तो चाहे तो अपनी पोजीशन का एवरेज करके 1,000-1,500 पॉइंट के क्विक फॉल को कैप्चर कर सकते हैं। बट 70,000 का सर जुलाई तक आना, ये कहना फिलहाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई डोंट हैव दैट क्लैरिटी। ओके। हर्षिता है जीरापुर से। इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड जाना चाह रही थी, जहां बढ़िया ट्रेड कोई बता दीजिए भूपेश जी इनको, और साथ ही सिल्वर को लेकर भी व्यू जानना चाह रही हैं। जी, इंट्राडे में क्रूड बेचना चाहिए अभी करंट भाव पर। जैसे कि पिछले कॉल में भी बताया कि 6,777 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में 6,688 और 6,666 के टारगेट रहेंगे इंट्राडे के लिए। और सिल्वर की बात करें तो जैसे मैंने सिल्वर में कहा कि सिल्वर का ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर अभी काफी पॉजिटिव बना हुआ है।
मुझे नहीं लगता कि सिल्वर में कोई विशेष मंदी देखने को मिलेगी। हाँ, करेक्शन ज़रूर आ सकता है क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवर स्ट्रेच्ड है, बॉट पोज़ीशन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। और शाम के सत्र में एक छोटी कॉल और देना चाहूँगा कि 60,400 के नीचे गोल्ड बेचना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 60,650 का रहेगा, नीचे में 60,230 और 60,060 का टारगेट रहेगा। ओके, तो ये कॉल आपके लिए शाम के सत्र के लिए भूपेश जी की तरफ से। नवनीत जी, अगर आपको टॉपिक चुनना हो शाम के सत्र के लिए तो आप क्या सलाह देंगे? वेल, आज के सत्र में मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंट आपको नेचुरल गैस में देखने मिल रहा है, और 180 182 के ऊपर जब नेचुरल गैस प्राइस टिकने लग जाएंगे तो आपको बहुत जल्द 190 195 के रेंज में जाते हुए दिखेंगे। तो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट आई थिंक नेचुरल गैस बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। शेखर सर, नेचुरल गैस पर आपका एक व्यू जरूरी है क्योंकि यूरोप में लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, खरीदार लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो वो लोग एक जो ब्रिज चाह रहे थे कि जो रसियन जो गैस सप्लाई है उससे फिर ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाएं, उससे पहले ये दिक्कत बढ़ सकती है। और रिपोर्ट ये भी कह रही हैं कि जब हम विंटर की तरफ जाएंगे इस बार तो इस बार सप्लाई की ज्यादा दिक्कत हो सकती है और उसका फायदा लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। और आगे के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उस तरह की चाल भी दिख रही है, 20-20% के गैप हो गए हैं। आपका आउटलुक क्या है नेचुरल गैस को लेकर? नहीं, वही है, हम इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा किया एक या 2 हफ्ता पहले। अब जो यूरोप में काफी इन्वेंट्री एक कंफर्टेबल पोजीशन में है और ये इन्वेंट्री चलेगा आगे जाकर के 6 महीने तक। मगर जैसे जैसे हम अक्टूबर नवंबर जाते हैं, जो रशिया से माल आ रहा था, यूरोप वाज ओवर डिपेंडेंट ऑन रशिया, और रशिया से अभी आएगा नहीं क्योंकि सैंक्शंस है। तो यूरोप के दिक्कतें बढ़ सकती है। यूरोप इज डेस्परेटली स्काउटिंग फॉर नेचुरल गैस, मगर नेचुरल गैस के लिए आपको पाइपलाइन वगैरह चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना इतना आसान नहीं है। एंड देयरफॉर वो एनर्जी ट्रांजिशन के ओर दे विल गो अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो उसका कोशिश रहेगा। और तब तक मैं मानता हूं यूरोप में दे विल ऑल्सो बर्न कोल, कोयला भी वो वापरेंगे नेचुरल गैस से हट करके, क्योंकि कोयला आराम से मिल सकता है, नेचुरल गैस इतना आसान से नहीं मिलेगा यूरोप को। तो दे विल कंटिन्यू टू यूज कोल, और पिछले 6-8 महीने में भी कोयला वापरा है उन्होंने यूरोप में। तो बात तो करते हैं कि दैट वी आर अगेंस्ट कोल पोल्यूटिंग फ्यूल वगैरह वगैरह, मगर दे आर नाउ फोर्स्ड टू यूज इट। तो उनकी दिक्कतें जरूर बढ़ेंगी। therefore natural gas will remain fairly at elevated levels. सर, अब एक सवाल जाते जाते चंद्रशेखर सर आपसे, दलहन को लेकर जिस तरह से सरकार एक्शन में है, स्टॉक पे निगरानी रखी हुई है, सरकार ने 12 जगह पर शनिवार को बैठक भी की थी। क्या लग रहा है, क्या दाल के दाम क्या वाकई बेकाबू होने वाले, इसलिए सरकार पूरी तरह से एक्शन में है? इसमें 2 चीज है। एक है, हम लगातार बोलते आ रहे हैं, पब्लिक में बोले हैं, सेमिनार में, आपका चैनल में भी, ये जो सरकार के आंकड़े जो आ रहे हैं, उत्पादन के आंकड़े, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबडी, सही नहीं है, हाईली ओवरस्टेटेड है। तो हमें सबसे पहले वी हैव टू एक्सेप्ट, मानना पड़ेगा कि हमारा उत्पादन जो बताया जाता है उससे कम है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है कि जरूर तुअर का उत्पादन, तो अरहर का उत्पादन जरूर जो सरकार ने प्रोजेक्ट किया है, एस्टिमेट किया है, उससे काफी कम है। तीसरा है, अभी एल नीनो मंडरा रहा है, क्योंकि आगे जाकर के बुआई होगी जून जुलाई में, और सितंबर में विल बी हार्वेस्ट, वहां भी तुअर, उड़द और मूंग। तो इसमें फिर एक बार ड्राई कंडीशन आ गया, सूखा पड़ गया, तो फिर टू गेट सप्लाईज विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि म्यांमार से अभी उनका स्टॉक खत्म हो चुका है, और अफ्रीका से माल आएगा अगस्त महीना में ही या अगस्त का बाद। तो तब तक देयर विल बी अ बिग वैक्यूम इन द मार्केट। तो इसके लिए सरकार काफी चिंतित है, एंड दे आर ट्राइंग टू डू डेस्परेटली जो भी उनको करना है, स्टॉक लिमिट वगैरह लगाते हैं। तो एक चिंता का विषय है। जी जी, मगर ये सब नी जर्क रिएक्शन है। दिस इज, वी नीड टू प्लान फॉर दिस काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, प्लानिंग जरूरत है। चुनावी साल है, अगले साल तो सेंटर का भी चुनाव है, तो ये मद्देनजर सरकार के का भी फोकस है कि दालों की महंगाई नहीं बढ़े। शुक्रिया चंद्रशेखर सर आपका।
भूपेश जी आपका, नवनीत जी आपका, दीपेन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। तो कमोडिटी निवेश को ही समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।